जय श्री कृष्ण यार सबको। डे 7 ऑफ 270 हार्ट चैलेंज। तो आज एक हफ्ता आप लोग का यार ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। सो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कुछ 40 हफ्ते जितना टाइम है जो जहाँ से हम लोग ने चैलेंज चालू किया था, और एक हफ्ता यार कंप्लीट होने पर आया है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होगे। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कंसिस्टेंसी गेम है हम दोनों के लिए। करेक्ट है ना? तो ठीक है यार, मैथ्स का लेक्चर है। एज आई सेड वील बी स्टार्टिंग विद आर सेंगेज, क्योंकि एनसीईआरटी तो हमने पूरी ख़त्म कर ही ली है। ठीक है, तो सेंगेज से स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट सबसे पहले करेंगे। अब इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑब्वियसली याद रखना है। यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो मैंने आप लोग को लेक्चर में बोला था, ये काम में आती हैं चीज़ें। तो यस, ये सारी चीज़ें कुछ ध्यान में देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर जेई 2022 या 23 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। मेंस में तो एडवांस तो बेटा वैसे ही है, जब मेंस में क्वेश्चन आ गया तो एडवांस में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उस लेवल का आ ही जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स मैं नहीं मानता इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना काम का टॉपिक है, बट येस यू कैन जस्ट रीड अबाउट इट, और कहीं कहीं पर लग गया तो ठीक है, वरना मैंने कभी प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स का एज सच क्वेश्चन नहीं देखा। 2000 से पहले या 2010 से पहले जो एडवांस के या मेंस के क्वेश्चन थे उसके अंदर था ये टॉपिक। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हम लोग कर चुके हैं संगीत से, एंड यस उसके बाद हम लोग इसी के वन आंसर करेक्ट, मल्टीपल चॉइस, वो सारी चीज़ें लगाते रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन यार। ठीक, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एज आई से कि वही पहली बार मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं है कि कोई संगीत जैसे सॉल्व करवा रहा है। तुम लोग के लिए ही कंटेंट बन रहा है यार। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं यार। इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, हम लोग को ये चीज़ पता है पता है पता है पता है पता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़, हाँ वही चीज़ें अभी मैं पढ़ने वाला हूँ जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई है। मैंने तुम लोग को ये चीज़ बोली थी, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, अगर वो एनसीईआरटी में अगर हमने कवर कर लिया है तो वो मैं पढ़ाने नहीं वाला वापस। मैं सिर्फ और सिर्फ उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वो भी जो काम के लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती हमें करना है। ठीक है, डेफिनेशन में देखें तो लेट ABCD बी एनी फोर नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स, देन द नंबर दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ये उन्होंने वैल्यू शो कर ली। द डायगोनल ऑन विच द एलिमेंट्स ए एंड डी आर सिचुएटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये शायद हम लोग ने अभी तक नहीं पढ़ा प्रिंसिपल डायगोनल वर्ड। तो AD इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। हम लोग ने डायगोनल वर्ड पढ़ा है, बट प्रिंसिपल डायगोनल इसको बोलते हैं। ठीक है, एंड द डायगोनल ऑन विच एलिमेंट CB आर सिचुएटेड आर कॉल्ड द सेकेंडरी डायगोनल। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या पता कहीं पर आ जाए, तो याद रख लो बेटा। A और D जो आपका मेन डायगोनल बनता है ना स्क्वायर मैट्रिक्स का, उस मेन डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, और जो दूसरा डायगोनल आप लोग का बन सकता है वो आप लोग का हो गया सेकेंडरी डायगोनल। एक सेकेंड रुकना, मैं चेक कर गया था, पता चले मैंने वीडियो ही नहीं ऑन की है। ठीक है, चलो, और फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, एज शोन अबव द एलिमेंट्स आर, ठीक है, डिटर्मिनेंट आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। हम लोग को पता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, हाँ, सब लोग यही बोलते हैं बेटा, ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होती है कि पहले डिटर्मिनेंट्स करें या मैट्राइसिस। अब यार हमें नहीं पता, हमने पहले एनसीईआरटी से मैट्राइसिस भी कर लिया, डिटर्मिनेंट्स भी कर लिया। नाउ वी आर अप टू द गाइड। हम लोग अब इस गाइड से बेसिकली, गाइड तो नहीं, भगवान बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी भगवान के ऊपर वाली ये भगवान बुक है। तो जिन्होंने सारा जहां बनाया मैथ्स के लिए वो ये है। ठीक है, तो अब द एलिमेंट्स विच लाई इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन कॉन्स्टिट्यूट वन रो, एंड एलिमेंट्स विच लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन्स आर कॉलम। तो A1 B1 C1 कॉलम हो गया, ये आपका रो हो गया, ये हमें पता ही है। ये 3x3 का एक्सपेंशन है, ये हमें पता है। माइनस को फैक्टर में देख लेते हैं इन द अबव डिटर्मिनेंट इफ वी लीव द रो एंड द कॉलम पासिंग थ्रू। ठीक है, ये हम लोग को पता है। माइनर कैसे निकालते हैं, दस वी गेट 9 माइनर्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू 9 एलिमेंट्स, ये हम लोग को बात पता है। माइनर को कैसे निकालते हैं ये हम लोग को पता है। फिर उसके बाद माइनर के थ्रू डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग को पता है। उसके बाद कोफैक्टर क्या होता है ये भी हम लोग को पता है। ये ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हुआ।
Therefore, in a determinant, the sum of the products of the elements of any row or column with the corresponding cofactors is equal to the value of determinant. ये कितनी बार मैंने चिल्ला चिल्ला के बोलता कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एक रो के अगर आपने कोफैक्टर्स लिए और उसी रो के आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेकर के मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका डिटर्मिनेंट आएगा, और वहीं पर अगर आपने एक रो के कोफैक्टर्स लिए और दूसरे रो के एलिमेंट्स लिए और उनको कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका हमेशा जीरो आएगा. तो ये भी हम लोग ने बात बहुत अच्छे से की हुई है, पूरा पढ़ा हुआ है. ऑल्सो द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर्स. ठीक है, ये जीरो हो गया. फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट अलोंग द रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो. ये हम लोग ने रिमार्क्स में पढ़ा था या नोट में पढ़ा था एनसीईआरटी के. ठीक है, फिर सरस रूल. ठीक है, सरस रूल, सरस अपने गुजराती में होता है ना, सरस. ठीक है, ये सरस करके तो जो भी बंदा था उसके दे दिया है, बट सरस रूल, सरस मतलब बहुत अच्छा. तो हम लोग ने भी, मैंने बताया भी था तुम लोग को कि सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इसको एक्सपैंड करने का कि अगर ये 3x3 तुम्हारा डिटर्मिनेंट है तो ये A1 A3 यहाँ पर लिख दो और C1 C3 यहाँ पर लिख दो और फिर डायगनल्स ऐड और नीचे वाले डायगनल से ऊपर में सारे सब्ट्रैक्ट. तो ये सरस रूल है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ है. चलो अब बेटा एग्जाम्पल 7.1 से स्टार्ट करते हैं. सो नाउ यू विल see things which are much more complex in nature than NCERT. तो let's start with it. ठीक है, a determinant of second order. second order का मतलब 2x2 determinant है, order 2 determinant का है और 2x2 आपकी मैट्रिक्स हो गई. is made with the element 0 and 1. find the number of determinants with non-negative values. कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, ध्यान से देखते हैं इस चीज़ को. वो ये कहने की कोशिश कर रहा है ऐसे डिटर्मिनेंट ढूंढो जो 0 और 1 से बनते हों, जो 0 और 1 से बनते हों एंड उसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव आई. नॉन नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव नंबर नहीं आ सकती है, बट आपका आंसर वहीं पर क्या आ सकता है, पॉजिटिव आएगा, जीरो आएगा. ये सारे हम लोग को केसेस देखने. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन करवाया था जो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था. सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स ढूंढो जिसके अंदर 0 और 1 तुम डाल सकते हो और वो 2x2 हो. तो मैंने तुम लोग को बताया था ये चीज़. देखो यही चीज़ है एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर तुम लोग को आता हो ना बेटा तो वहां से ये क्वेश्चन हो सकते हैं. मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं एनसीईआरटी पहले अगर तुम देखो देयर आर 4 स्पेसेस. ईच स्पेस कैन कंटेन 0 and 1. ईच स्पेस कैन कंटेन 0 and 1. सो दैट मीन्स ईच स्पेस हैज 2 ऑप्शंस. सो टोटल नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 4. ठीक है, 0 1 0 1 ऐसे तुम अलग अलग केसेस बनाओगे तो ऐसे 2 की पावर 4 मतलब 16 मैट्रिक्स तुम्हारे बन सकते हैं. ठीक है, अब बात ये आती है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसके आंसर नॉन नेगेटिव चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मैट्रिक्स ढूंढ लेते हैं जिनके आंसर नेगेटिव आएंगे और टोटल मैट्रिक्स में से माइनस कर देंगे. वो भी एक तरीका होता है. प्रोबेबिलिटी को आधे से ज़्यादा तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है. अगर पी ई बार ढूंढना होता है, अगर आपको पी ई बार ढूंढना होता है या कॉम्प्लीमेंट इवेंट का वो प्रोबेबिलिटी ढूंढना होता है तो आप क्या कर सकते हो, 1 - p. सही बात है. तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, वरना तुम लोग सारे के सारे लिख भी सकते हो डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये तो 2x2 ही पूछा है. ठीक है, तो चलो बात करते हैं यार कौन सी डिटर्मिनेंट बनेंगी. यहाँ पर वैसे तो इन्होंने दिखाई हुई है, लेकिन तुम खुद सोचो अगर तुम्हें नेगेटिव डिटर्मिनेंट बनानी है, अगर तुम्हें नेगेटिव डिटर्मिनेंट बनाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, नेगेटिव डिटर्मिनेंट बनाना है तो यहाँ पर तो 1 1 होना ही चाहिए. क्यों, क्योंकि ये जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी यहाँ पर 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी 0. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो तो तुम क्या लिख सकते हो, या तो 0 लिख सकते हो या 1 लिख सकते हो. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 एलिमेंट्स का मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर क्या आएगा 1. क्यों, एक एलिमेंट 1 है दूसरा भी 1 है तो 1 × 1 1. मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 0 × 1 0 या 0 × 0 0. तो खुद सोचो अगर तुम्हें नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट लगाना है तो AD - BC, हम लोग यही करते हैं ना, A B C D अगर ये 4 है तो AD - BC, तो A और D की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा और BC की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, तभी तो AD - BC तुम्हारा नेगेटिव आएगा. अगर AD भी 1 है BC भी 1 है तो आंसर 0 आ रहा है. अगर AD भी 0 है BC भी 0 है तो आंसर 0 आ रहा है. अगर AD आपका 0 है और BC आपका 1 है
तो आंसर -1 आएगा डिटर्मिनेंट का। खुला दिमाग कि कैसे सोच सकता हूँ, समझ में आ रहा है? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 1 है, मिनिमम वैल्यू हमें पता है 0 है, तो उस हिसाब से मुझे दिमाग लगाना है। क्योंकि मुझे, आप खुद सोचो ना, मुझे बेसिकली AD माइनस BC को लेस देन 0 करना है। मतलब BC को बेटा, BC को यहां पर AD से बड़ा होना पड़ेगा। ऑब्वियसली सब सोच रहे हो भाई मैं इस क्वेश्चन पे इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? बेटा जब आगे के क्वेश्चन आएंगे ना तो ऐसा लगेगा भाई कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि क्या चल रहा है। तो एक एक चीज़ को समझो कि कहाँ से हम लोग सोच रहे हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे कौन से मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर 1 1 को फिक्स कर दो, यहाँ पर एक बार 0 0 आ सकता है, यहाँ पर एक बार 0 1 आ सकता है, यहाँ पर एक बार 1 0 आ सकता है। ठीक है, ये आपके केसेस बन जाएंगे और वही आप लोग के 3 केसेस है, तो हटा दो उनको, काम खत्म। ठीक है, सो 16 माइनस 3 देखो 13 आपका आंसर है। ठीक है, वही आप लोग का आंसर है। आगे बढ़ते हैं यार, फाइंड द वैल्यू नहीं ढूंढ रहे। ठीक है, हमें आता है ये चीज़। चलो ये देखते हैं, इफ ABC एग्जाम्पल 3 का है। अच्छा, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हुज एलिमेंट्स आर 0 और 1। वेरी गुड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार ये। अब ये क्वेश्चन तुम लोग करके दिखा दो अगर इतनी हिम्मत है तो। नहीं होगा ये, और अगर हो गया तो मतलब तेरे को समझ में आ गया। ठीक है, क्यों ये नहीं होता इसका मैं तुम्हें रीजन बताता हूं। अब तुम लोग जब 3x3 खोलोगे ना, तो भाई इसको खोलने पर देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा। तुम ये एक्सप्रेशन देख पा रहे हो? इतना बड़ा एक्सप्रेशन तुम्हारे पास बनने वाला है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है वो मैं बताता हूं। तुम्हारे पास एलिमेंट्स तो 0 और 1 है, मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन वापस तुम्हारी 1 ही आ सकती है, और मिनिमम मल्टीप्लीकेशन तुम्हारी 0 आ सकती है। और अगर मैं किसी माइनर को खोलूं तो उसका आंसर 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है, क्योंकि माइनर में तो सारे केसेस आ सकते हैं ना। अभी अभी हमने देखा था नेगेटिव वैल्यूज आ सकती है, पॉसिबल है। और माइनर तो 2x2 के ही बनने हैं वैसे भी। तो अब बेटा बात ये आ जाती है कि यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर इन्होंने पूरा डिटर्मिनेंट को कर दिया एक्सपैंड। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि क्या हो सकता है। अगर मैं इन डायगनल एलिमेंट्स को, प्रिंसिपल डायगनल के सारे एलिमेंट्स को 1 1 1 कर दूं तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं बाकी सबको 0 भी कर देता हूं तो। ठीक है, लेकिन तुम लोग को एक्सपेंशन पता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा जो मैं अभी कहने की कोशिश कर रहा हूं वो थोड़ा सा दिमाग लगाना। जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो फॉर्मूला होता है A11 इंटू कोफैक्टर 11 प्लस A12 इंटू कोफैक्टर 12 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर 13। ठीक है, अगर मैं A11 को 1 कर दूं, कोफैक्टर 11 को भी 1 कर दूं, क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है? हाँ ही हो सकती है। कैसे हो सकती है? 1 1 1 0 0। ठीक है, वन वन वन, ये 0 0। करेक्ट बात है? ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं A11 इंटू कोफैक्टर 11 तुम्हारा 1 आ जाएगा? यहां से हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेटा मैक्सिमाइज करने की वैल्यू को। सही बात है? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू अगर तीनों की एडअप होगी तो ज्यादा से ज्यादा 3 आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 3 आ सकती है। ठीक है, तो हम लोग वही कोशिश करें क्या हम लोग की मैक्सिमम वैल्यू 3 आ सकती है, क्योंकि अगर तीनों चीजें ऐड होंगी तो मैक्सिमम वैल्यू वी कैन गेट एज 3। 1 + 1 + 1 A11 इंटू कोफैक्टर 11 प्लस A12 इंटू कोफैक्टर 12 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर 13। मैक्सिमम वैल्यू वी कैन गेट एज 3 अगर हम लोग तीनों को 1 1 1 प्रूफ कर दें। बट देखते हैं क्या हम लोग तीनों को 1 1 1 प्रूफ कर भी सकते हैं या नहीं। हाँ, अगर ये मेरा 1 आया तो खुद सोचो, ये 0 1 0 0 की जगह ऐसा भी हो सकता है कि ये आप लोग का 0 और 1 हो, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आप लोग का 1 और 0 हो। ये 3 कंडीशन पॉसिबल है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को अपने बेटरमेंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या कंडीशन लेनी है। अब हम लोग को पता है बेटा, जब हम लोग A12 खोलते हैं तो जो कोफैक्टर 12 होता है उसमें -1 की पावर i + j दैट इज माइनस टाइम्स हो जाता है। ये हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग ने बोला था जो ये डायमंड वाले एलिमेंट्स होते हैं उसमें माइनस वाला साइन लग जाता है। अब खुद सोचो, अगर मैं इधर देखो 0 अगर मैंने कहीं पर डाल दिया तो वो वैल्यू पहले से 0 हो जाएगी, तो डालने तो मुझे 1 ही पड़ेगा इधर।
लेकिन मैं अगर बेटा मैंने इधर 1 डाल दिया तो मेरी जो कोफैक्टर की वैल्यू आनी चाहिए ना, जो मेरी कोफैक्टर की वैल्यू आनी चाहिए वो भी +1 आनी चाहिए। ध्यान से सुनना ये बात को, मेरी जो कोफैक्टर की वैल्यू आनी चाहिए वो भी +1 आनी चाहिए। अगर मेरी कोफैक्टर की वैल्यू +1 आनी चाहिए, ध्यान, कोफैक्टर 1 2 की वैल्यू अगर मुझे +1 चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूं, मुझे माइनर की वैल्यू, यहां से मुझे ये पता लगता है कि मुझे माइनर की वैल्यू -1 चाहिए। ध्यान से देखो वो चीज, अगर मुझे कोफैक्टर की वैल्यू +1 चाहिए, ठीक है, कोफैक्टर 1 2, क्योंकि एलिमेंट तो मैंने 1 ले लिया, अगर मुझे कोफैक्टर की वैल्यू +1 चाहिए तो मुझे ऑफ कोर्स वाली बात है माइनर की वैल्यू -1 चाहिए होगी। देखो मैंने प्रूफ करके पूरा बताया, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। कोफैक्टर 1 2 का फॉर्मूला, तो माइनर की वैल्यू अगर मेरी -1 हो जाए तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो अब इसका जरा माइनर ढूंढो, इसका माइनर क्या होगा बेटा, इन दोनों को ब्लॉक कर दिया, A2 A3 C2 C3, A2 A3 C2 C3। अगर बेटा मुझे -1 चाहिए, अभी अभी ऊपर हम लोग ने केसेस देखे थे माइनर, अगर आप लोग को अगर आप लोग को बेटा नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो इनकी वैल्यू ये 0 होना चाहिए और ये 1 1 होने चाहिए, या तो मतलब ये कुछ भी करके इन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। तो बेटा उस हिसाब से देखो, अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं ऐसे, तो इसका माइनर में A2 A3 C2 C3 होगा। A2 A3 C2 C3 में अगर तुम ध्यान से देखो, मुझे ये वाले एलिमेंट्स 1 1 तो चाहिए ही होंगे, मुझे ये वाले एलिमेंट्स तो 1 1 चाहिए ही होंगे, एंड इसको 0 होना पड़ेगा क्योंकि बेटा ये तो 1 था ही पहले से, वो तो 1 हम लोग फिक्स करके चल ही रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे वो वाला पूरा का पूरा फर्स्ट वाला आंसर 1 चाहिए तो वो तो हम फिक्स करके चल ही रहे हैं, तो इसको बेटा 0 होना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, इसको बेटा हमारे लिए 0 होना पड़ेगा। अब इसको करते रहो, क्या ये बात समझ में आई? तो अब देख लो तुम लोग, अभी तक हमारा आंसर हो गया है A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, इन दोनों में मेरे आंसर +1 आ रहे हैं। अब बात करते हैं A13 की। A13 को ऑब्वियसली मुझे 1 तो लेना ही पड़ेगा अगर मुझे मैक्सिमाइज वैल्यू चाहिए, बट A13 में बेटा यहाँ पर मैं कोई भी नंबर डालूँ आंसर तो 0 आएगा और -1 आ जाएगा। फंस गए, फंस गए, खुद सोचो, फंस गए, कहाँ फंस गए, ध्यान से देखो। अगर हम लोग यहां पर ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर इसकी माइनर की वैल्यू लिखते हैं तो ये वैल्यू -1 आएगी, -1 से मेरा आंसर छोटा हो जाएगा मेरे भाई। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो ये नंबर है उसको ही मैं 0 कर दूंगा। अब ये मेरा कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, घंटा नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है ये 0 करने पर मेरा एटलीस्ट रिटेन्ड तो रहेगा +2 आंसर, एटलीस्ट रिटेन्ड तो रहेगा मेरा +2 आंसर। नहीं तो वो तो अगर मैं 1 डाल दिया तो आंसर तो -1 आ ही जाता, और अगर आंसर -1 आ जाता तो मेरी वैल्यू डिक्रीज हो जाती, तो मुझे मैक्सिमम नहीं मिलती, तो इसलिए मैंने उधर 0 डाल दिया। एंड हेंस ऐसे केस में जो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2। समझ में आई बात, समझ में आया बेटा? अगर ये सारे लॉजिक क्लियर हो रहे ना, जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड पीएनसी के क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे आते हैं, तो तुम लोग को आइडिया लग रहा है, ठीक है? एक बार देख ले टाइम अपना कितना चल रहा है। ओहो बाप रे, 2 क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया, बट यार इसी का मज़ा है, देखो इसी का मज़ा है, और कोई बात नहीं है, इसी का मज़ा है। मैं हमेशा जब संगीत लेकर के बैठता था ना तो मुझे यही चीज़ का मज़ा, मैं 4 घंटे 6 घंटे मैं क्या करता था, रात को बैठता था संगीत लेकर के, रात के 11 से 3 के बीच, मुझे हमेशा संगीत का वही टाइम बेस्ट लगता था। फिर उसके बाद सोता था 3 घंटे, फिर उसके बाद स्कूल चले जाता था, आई वॉज इन DPS, ठीक है? तो मैं स्कूल चले जाता था, फिर स्कूल में अपना सो जाता था आराम से जब भी टाइम मिलता था, ठीक है? सो करके फिर उसके बाद जाना होता था, क्लासेस जाना होता था, ठीक है? तो क्लासेस जा करके आई वॉज इन आकाश, ठीक है? वो बात अलग है कि इतना कुछ समझ ही नहीं आया वहाँ पर, और फिर रात को सेल्फ स्टडी के लिए संगेज, ठीक है? तो संगेज का बेस्ट टाइम मुझे ऐसा लगता है जब बिल्कुल शांति हो ना और दिमाग बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त हो, तब संगेज करने का, ठीक है? 7.4 करते हैं यार। इफ ABC belongs to R then find the number of real roots of the equation। अरे भाई रियल रूट्स ढूंढने हैं तो रियल रूट्स ढूंढो भाई, चलो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है? पहले इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो इसका एक्सपेंशन में इधर मैं
सरस रूल लगा दूँ, ठीक है, सरस रूल लगा देते हैं, ये x और b इधर आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर माइनस बी और x इधर आ जाएगा। इन लोग को एक्सपैंड कर दो, लो इन्होंने एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ठीक है, इन लोग ने एक्सपेंशन लिखा हुआ है पूरा का पूरा, तुम लोग का भी यही आ जाएगा, देख लो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स। हाँ ठीक है, यही बन रहा है, ऑब्वियसली यही बनेगा भाई, सेंगेज है, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा कैंसिल आउट भी हो रहे हैं, तो अब मेरा बन रहा है एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो या तो x को 0 होना पड़ेगा, या फिर x स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना पड़ेगा। एंड पॉजिटिव क्वांटिटी का रूट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि खुद सोचो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव एंड एक्स स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, एंड हेंस फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो रियल रूट्स ही ढूंढने, तो वो तो 0 ही होगा, यही वाला आपका आंसर आएगा। ये तो आप लोग का दूसरा रूट आ रहा है, बट रियल रूट के बारे में पूछेंगे तो आंसर सिर्फ x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये आसान था, ठीक है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 प्रूव दैट दिस इज ट्रू। तो यहाँ पर कोई, ठीक है, एक्सपेंशन लगा देते हैं इधर भी, क्योंकि कहीं से कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेंशन लगा देंगे। देखो एक्सपेंशन के बाद तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, एक्सपेंशन के बाद तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, छोड़ो ना, हम लोग ही कर लेते हैं, उनका देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, ax लिखेंगे, और यहाँ पर अपन bz लिखेंगे, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, cz और ay, ठीक है। एक्सपैंड कर दो बेटा, c क्यूब एक्स वाई जेड, a क्यूब एक्स वाई जेड, b क्यूब एक्स वाई जेड, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पहले वाले का इंटू एक्स वाई जेड, और माइनस में क्या आ रहा है, माइनस ए बी सी में वाई क्यूब, माइनस ए बी सी में वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सपेंशन, हाँ देखो यही आ रहा है हमारा एक्सपेंशन भी, ठीक है। अच्छा अब बेटा बात करते हैं इसके एक्सपेंशन की। अगर तुम इसके एक्सपेंशन लिखते हो तो इसका एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ए बी सी ए बी सी ए, ठीक है। इसका एक्सपेंशन में a और b इधर, c और a इधर, तो बेटा c क्यूब a क्यूब b क्यूब, c क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस टाइम्स ऑफ 3abc, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ 3abc। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्या लिखा है बेटा, ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है। अगर तुम लोग को याद हो एल्जेब्रा के अंदर एक आइडेंटिटी थी बेटा, अगर तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz तब होता है जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। ये कंडीशन थी। आइडेंटिटी क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये तुम लोग की आइडेंटिटी थी, क्लास 9 से तुम लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। और हम लोग स्पेशल केस लेते थे कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होती है। तो यहाँ पर बेटा डाल देते अपन 3xyz, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब में, तो भाई डाल दो, तो तुम्हारा बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी जगह 3xyz है, सो माइनस 3abc होल मल्टीप्लाई बाय xyz। मैंने बेसिकली एक ही स्टेप में कर दिया। मैंने हमेशा बोला है आगे चल करके मैं बहुत सारे स्टेप स्किप करने वाला हूं, क्यों, क्योंकि हम लोग को अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है। सिर्फ बता रहा हूं अभी के लिए। इसको लिखा बेटा 3xyz, तो 3abc xyz फिर कॉमन ले लिया, ठीक है, xyz फिर कॉमन ले लिया, तो ये बन गया। अब खुद सोचो, हमारा ये डिटर्मिनेंट ये इंटू xyz यही तो लिखा है, इस वैल्यू का ये आंसर आया था और xyz बाहर लिखा है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन आने नहीं वाले, बट हम लोग अपनी कैलकुलेशंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पर भी बेटा दिक्कत आएगी ना मुझे बता देना, मैं तुम लोग को स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन तुम लोग को तुम्हारे इंस्टाग्राम पर या तुम्हारे मेल पर तुम लोग को एक स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा कि भाई अभी भी ये क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे कि कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ईजी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक, सिर्फ एक्सपेंशन है इसलिए। चलो अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज पर लेकिन हमारे पास टाइम हो गया है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। चलो मिलते हैं
वाटर ब्रेक के बाद एक। ऑल राइट, स्टार्ट करते वापस, है ना। चलो, तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, ये इनके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बट मतलब मैं इतना तो नहीं बोलूँगा ये बहुत ही अच्छे होते हैं, बट या आप ये कह सकते हो कि दीज आर गुड क्वेश्चंस, मतलब वन नीड्स टू सॉल्व दिस। अच्छे क्वेश्चन है, इसी बहाने ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग जाते हैं इसके अंदर। तो देखो, मैं अब ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखते ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन मैं ये करवाने की इसलिए कोशिश करूंगा, मैं ये इसलिए तुम लोग को बताऊंगा क्योंकि यार ये बताने से इसी बहाने थोड़ा बहुत ट्रिगो रिवाइज हो जाएगा अपना, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना ट्रिगो रिवाइज हो जाएगा, इसी बहाने थोड़ा बहुत अपना कॉम्प्लेक्स रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं बताऊंगा तो मुझे लगता है कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस ओनली। तो ये करते हैं यार, ठीक है। इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऑल राइट, ऑल राइट। तो tan ए tan बी tan सी और बाकी सब वन लिखे, तो ये तो अब मैं बोर्ड पर सॉल्व करने पड़ेंगे हम लोग को ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो बेटा, तो दिमाग लगाते, सबसे पहले उसने बोला ए बी सी आपके एक ट्राइंगल के, जो कि राइट एंगल नहीं है, उसके क्या है एंगल्स। ए बी सी अगर एक ट्राइंगल के एंगल है तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं यहां से, या फिर पाई। सही बात है। पहली चीज देखो, क्वेश्चन की बारीकी, एक एक चीज अपने को पता होनी चाहिए, क्या वो चार है। फिर अपना आ गया tan ए tan बी tan सी, और ये अपना 1 1 1 1 1 1, ठीक है। एक्सपेंशन लगाएंगे, बेसिक, ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाएंगे, एक्सपेंशन लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan ए और अपना 1, ठीक है, 1 और tan सी, ठीक है। मैं ऑब्वियसली तुम्हें लिख करके बताता हूँ, अगली बार से डायरेक्ट एक्सपेंड कर दूँ क्या, ठीक है, अगली बार से डायरेक्ट एक्सपेंशन कर देंगे। 1 प्लस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, ठीक है, प्लस 1 माइनस tan सी माइनस tan बी माइनस tan ए, ठीक है। चलो, मैं ये सब लिख करके बताता हूँ। अब मैं पता कैसे करता था एक्सपेंशन, मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ, मैं अपने टाइम पर डिटर्मिनेंट्स को कैसे एक्सपेंड करता है। ये 3 लिखे, ठीक है, ये 3 लिखे, फिर मैं ऐसे करता था, जिगजैग जंप, ठीक है, ऐसे जिगजैग जंप, ठीक है। मुझे बहुत मजा आता था ऐसे, इसको ऐसे करने में, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप यही एलिमेंट को इधर लिख रहे हो, सही बात है ना, आप यही एलिमेंट को इधर लिख रहे हो, और फिर मैं ये जिगजैग जंप ऐसे करता था, जूम, ठीक है। तो वो ठीक है, तुम लोग को इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सपैंड हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सपेंशन अपने पास डिटर्मिनेंट का आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं यार, अब इसको खोल देते। तो कैसे खोलेंगे अपन, हाँ, यहाँ पर अब भाई ट्रिक होती है, थोड़ा दिमाग लगाना। अभी देखो, tan ऑफ a प्लस बी अगर मैं पूछूं तुमसे, तो क्या मैं वो बोल सकता हूँ tan ऑफ 180 माइनस सी हो जाएगा। अभी हमने अपने ऊपर देखा है बेटा ये चीज कि tan a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो पाई माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। तो tan a प्लस बी अगर पाई माइनस सी हो जाएगा। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो tan आइडेंटिटी लगा दो, tan a प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan a tan बी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस tan सी। यहां से देखो बेटा रिलेशन कितना प्यारा आएगा, tan a प्लस tan बी, इसको एक्सपैंड करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस tan सी प्लस tan a tan बी tan सी आएगा। तो जो माइनस tan सी है वो मैं इधर लेके आ जाता हूं, प्लस tan सी बन जाएगा, इज इक्वल टू उधर जो बचेगा वो बचेगा tan a tan बी tan सी। मैं बेटा बहुत स्टेप स्किप करने वाला हूं, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि हमारी वीडियोस वैसे ही बहुत बड़ी बनती है और स्टेप स्किप करके ही आगे चल करके बात बनेगी। तुम्हें भी ये स्टेप स्किप करने आने चाहिए। तो खुद देखो बेटा, tan a tan b tan c की जगह अगर मैं tan a प्लस tan b प्लस tan c लगा दूं तो ये पूरा पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, हेंस द वैल्यू विल कम आउट टू बी 2। तो चेक कर लेते हैं आंसर अपना। आंसर मैंने यहाँ पर खोल के भी रखे हैं कि अपन देख भी सकते हैं। यस, ठीक है, देखो उन्होंने भी वही चीज़ लगाई है अपनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई होप तो तुम लोग को समझ में आया होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आया यार प्लीज़ बता देना, प्लीज़ बता देना, कमेंट लिख देना। कमेंट उसी चीज़ों का किया करो जो काम की है, वरना कमेंट मत किया करो। और हाँ एक चीज़ और बेटा, कमेंट प्लीज़ ये कर दिया करो, सर सीन आज की वीडियो पूरी देख ली, ये लिखो,
बेटा मुझे कैसे पता लगेगा तू मुझसे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या तू देख रहा है या नहीं देख रहा, क्या तू चैलेंज फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? तो वो चीज, वो कमेंट तो लिख दिया करो कि आज का हमने लेक्चर देख लिया है, तो एटलीस्ट मुझे वो चीज़ कि हाँ भाई ये बंदा देख रहा है, मैं इससे आगे चल कर, क्योंकि आगे चल करके जब मैं थोड़ा सा और फ्री होने लगूंगा तो मैं तुम लोग से बात करना चाहूँगा ना यार, कि तुम लोग को और डिफिकल्टी क्या आ रही है, तो उसके लिए आई नीड टू नो यू कि यू आर कंप्लीटिंग इट और नॉट। करेक्ट बात है ना? चलो सेकंड क्वेश्चन, इफ ई की पावर आयोटा थीटा, तो ई की पावर आयोटा थीटा होता क्या है बेटा, वो इन्होंने दिया हुआ है। एक्चुअली हम लोग ये सब पढ़ते हैं अपने किस में, कॉम्प्लेक्स में, बट इन्होंने फिर भी दिया ई की पावर आयोटा थीटा क्या है। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है π/3 π/4 और 2π/3, ठीक है, π/3 π/3 π/4 और 2π, अरे मेरे पास तो क्वेश्चन यहीं पर लिखा हुआ ही है ना, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग ने आई होप कॉपी कर लिया होगा, पॉज करके वो कॉपी कर लो तुम लोग, हमारे पास तो क्वेश्चन इधर लिखा हुआ ही है, 1 ई की पावर आयोटा π/3 आयोटा π/4 और आयोटा 2π/3, और ये सिमेट्रिक है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अरे सिमेट्रिक वैसे नहीं बोल सकते, हाँ सॉरी माय बैड, ई की पावर आयोटा -π/3 है, सिमेट्रिक नहीं है। स्किप कर दो वीडियो को। ठीक है, चलो तो ये डिटर्मिनेंट को पहले तो एक्सपेंड करेंगे यार। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरा, पहले बार तो 1 बन जाएगा, दूसरी बार में मेरा बनेगा ई की पावर आयोटा टाइम्स π/3 प्लस 2π/3 माइनस π/4। ये बेटा मेरा कहाँ से बन रहा है, ये खुद सोचो। मैं यहाँ पर ई की पावर माइनस आयोटा π/4 लिखूंगा, यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा, यहाँ पर मैं ई की पावर आयोटा π/4 लिखूंगा, और यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये तो आप लोग को पता ही है, ये जब मेरे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये वाली 3 टर्म, फिर ये वाली 3 टर्म, और फिर एक ये वाली 3 टर्म, तो खुद सोचो ई की पावर आयोटा π/3 इंटू ई की पावर आयोटा 2π/3 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा π/4। तो खुद सोचो, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएंगे, सारे के सारे जो आपके पावर्स है वो ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट एक ये अपना बनेगा जिसके अंदर हम लोग का सेम चीज़ होगी, बस इसका माइनस साइन हो जाएगा, यही सेम चीज़ लिखी हुई होगी, π/3 प्लस 2π/3 माइनस π/4। मैंने कैसे पता कि ये सेम चीज़ है भाई, खुद देखो, ये डायगोनल आपका बनेगा, ये डायगोनल आपका बनेगा, और ये आपका डायगोनल बनेंगे। ठीक है, तो फर्क क्या है, π/3 ये इनमें प्लस का साइन है, इनमें माइनस का साइन है, ये चीज़ में, तो बस, तो इसलिए मैंने बाहर माइनस लगा दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब माइनस वाले सारे लिखो यार, माइनस वाले पहले लिखोगे तो आपके क्या बनेंगे, ये 3 बनेंगे, फिर ये 3 बनेंगे, और फिर ये 3 बनेंगे। तो अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमेशा आपका ई की पावर 0 बन जाएगा। ठीक है, ई की पावर 0, ई की पावर 0, ई की पावर 0, करेक्ट बात है, तो आपका -3 हो गया बेटा। ठीक है, आई होप हम लोग करेक्ट कर रहे हैं, मैंने ये चीज़ ना बहुत गंदी तरीके से लिखी है, बट ठीक है, चलो 1 - 3 इज -2। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो नहीं बोलेंगे, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। हम लोग को पता है बेटा कि ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ माइनस थीटा। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली थीटा की जगह माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब तुम इसको देखो, ये तो तुम्हारा कॉस थीटा प्लस क्या, माइनस आयोटा साइन थीटा बन जाएगा। अब अगर मैं दोनों को, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो बेटा आंसर आएगा तुम्हारा 2 cos थीटा। समझ में आ रहा है, आंसर तुम्हारा क्या आएगा बेटा, 2 cos थीटा आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को तुम ऐड करो, आंसर 2 cos थीटा आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा -2, बस मेरी ये कैलकुलेशन में मुझे बस गलती ये लग रही है कि ये -3 आएगा ना इधर।
ठीक है वो तो देख लेंगे, -2 + 2 टाइम्स कॉस ऑफ जो भी थीटा यहाँ पर बन रहा है, जो भी थीटा, थीटा क्या बन रहा है, π/3 + 2π/3 इज पाई, पाई माइनस π/4 इज 3π/4, तो 3π/4। तो आंसर हो जाएगा बेटा -2 + 2 टाइम्स कॉस 3π/4 होता है -1/√2, तो आंसर हो जाएगा -2, और ये तो -2 -√2 बन रहा है, ठीक है, ये तो आंसर -2 -√2 बन रहा है, चेक करना पड़ेगा। हाँ वही आंसर, ठीक है, -2 -√2 इज योर फाइनल आंसर। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा यार। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, अगर तुम लोग को लगा है कि भाई अभी तक मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को वहीं पर पॉज करके सीधा लिख दो, हम लोग को और बेसिक चाहिए, और बेसिक चाहिए, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तो जितने थियोरेटिकल इसी टाइप के हैं बेटा वो समझ लो, क्योंकि बेटा एक चीज़ याद रखना, डिटर्मिनेंट्स विल ऑलवेज यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा, जो कि तुम लोग ने पहले पढ़ा हुआ होगा। ये चीज़ मैं पहले से ही कह रहा हूँ, ये होता ही है डिटर्मिनेंट्स के अंदर, और लोग इसी में सबसे ज़्यादा पागल होते हैं कि इसमें अलजेब्रा दूसरे चैप्टर्स क्लब होकर के आते हैं, ठीक है, ये बात बस ध्यान में रखना। तो तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए, सिर्फ बेसिक, एक्सपेंशन और बेसिक्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसके रियल रूट्स, थोड़ी सी जगह बन रही है क्या यहाँ पर यार, चलो ये करते हैं नेक्स्ट। कितना टाइम है आपके पास, चल ही रही है वीडियो तो, ठीक है। x 0 0 0 ओके x + a क्या हो गया है, ठीक है। और कंडीशंस भी दी हुई है बेटा, = 0 दिया हुआ है ये, और क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका a ≠ = b ≠ c है, एंड आपको ये भी दिया हुआ है b टाइम्स a + c, यहाँ से कुछ होगा, कुछ लेना देना तो होगा, कुछ अपना बनेगा ऐसा पक्का, तो ये आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर क्योंकि हम लोग को ना डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा बैठ करके, पक्का वाली बात है कि डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा, तो इसलिए ये चीज़ इन्होंने पहले से दी हुई है। चलो ठीक है, 0 0 0 ये खुलेगा, इसका अपन वो लिख देते फटाफट से बेटा, 0 इधर, x + b इधर, ठीक है, जो तुम लोग को तो पता ही है, ये स्टेप लिखना ही है, लिखना है, ठीक है, x - b और 0, ये 3 एक्सपैंड होंगे तो तुम्हारा क्या बनेगा बेटा, चलो ये 3 एक्सपैंड होंगे तो x - b टाइम्स x + a इंटू x + c, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा बन रहा है, +0 प्लस x - a इंटू x - c इंटू x + b, ओ बाप रे, 0 0 0, अब ये बना। अब बेटा क्या तुम लोग को क्यूबिक का एक्सपेंशन आता है, अगर नहीं आता तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, x³ प्लस सम ऑफ रूट्स माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस सम ऑफ डबल रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सॉरी यहाँ पर x², यहाँ पर x माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ये आप लोग का एक्सपेंशन होता है, ठीक है, ये आप लोग का क्यूबिक इक्वेशन का एक्सपेंशन होता है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए, कायदे से 10th में एटलीस्ट बेस बता देते हैं बट 11th में आई होप तुम लोग ने क्वाड्रेटिक का थोड़ा बहुत भी पार्ट पढ़ा होगा तो तुम लोग को ये पता होगा। बाकी x³ माइनस सम ऑफ रूट्स अभी करके भी बताता हूँ। सबसे पहले x तो x³ माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब या रूट्स क्या होते हैं क्या हो गया रूट्स का मतलब होता है जीरोस, तो यहाँ पर हम लोग को जीरो क्या मिल रहा है, b मिल रहा है, -a मिल रहा है और -c मिल रहा है, सही बात है, ये चीज़ समझ में आती है पक्का। जीरोज उन ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 कर दो तो x की जो वैल्यू है वो जीरोज होते हैं, तो तुम्हारे पास ये 3 आ रहे हैं। मैं तुम्हें एक एक स्टेप देखो, जब मैं अलजेब्रा सिखा रहा हूँ तो मैं पूरा, और वो कहते हैं ना यार अलजेब्रा की एक बहुत खास बात है, ठीक है, अलजेब्रा इज जस्ट लाइक म्यूजिक, ठीक है, ये ओपन हैमर में था,
अगर तुम लोग को पता हो, अलजेब्रा इज जस्ट लाइक म्यूजिक, तुम्हें दिखाई नहीं देनी चाहिए, तुम्हें सुनाई देना चाहिए। अलजेब्रा इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स आपके क्या हो जाएंगे बेटा, b माइनस ए माइनस सी, ठीक है। तो b माइनस ए माइनस सी आपके सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम आपका क्या हो जाएगा, प्लस टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। तो हम लोग क्या देखेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, तो माइनस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्लस ए सी आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस बी सी आ जाएगा। समझ में आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम। एंड फिर आपका क्या था, तीनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका डायरेक्टली आप लोग को दिख रहा है एबीसी हो जाएगा, ठीक है, प्लस एबीसी। सिमिलर बेसिस पर तुम लोग यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग खुद ही देखोगे कि चेंज क्या आ रहा है, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही बनेगा, बीच में तो प्लस का साइन है, ठीक है, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही बनेगा, ठीक है। फिर सॉल्व कर देंगे। अच्छा, इसके रूट्स क्या है वो भी देख लो, ए है, सी है, माइनस बी है ना, ठीक है। तो फर्क क्या होगा, जब सम करोगे तो ए प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ठीक है, इंटू एक्स, प्लस ए बी सी ही आना है। क्या प्लस ए बी सी आना है, नहीं बेटा माइनस ए बी सी आएगा इधर, ठीक है, क्योंकि एक ही माइनस का साइन है ना। चलो ठीक, अब देखो सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x³ बन रहा है। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये खुल करके आएगा माइनस बी प्लस ए प्लस सी, ठीक है, और ये आ रहा है माइनस ए माइनस सी प्लस बी, तो ये दोनों तो बेटा कैंसिल आउट हो गए पूरा का पूरा। ये दोनों बिल्कुल सेम साइन के, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ठीक है, इंटू एक्स, और ये दोनों सेम साइन के, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो दिस इज इक्वल टू, हम लोग को 0 दिया हुआ है, तो ये 2 को मारो गोली, एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स टाइम्स ऑफ माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। सुबह बना लो बेटा, पूजा हो रही है, ठीक है। एक्स कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो चीज़ें आ रही है तुम्हारे पास, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, एक बार या तो x 0 हो जाएगा ये वाले ब्रैकेट से, ठीक है, और एक बार आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ, अगर मैं b टाइम्स ए प्लस सी माइनस ए सी करूँ। और खुद सोचो क्यों क्वेश्चन में b टाइम्स ए प्लस सी माइनस ए सी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। देखो b टाइम्स ए प्लस सी माइनस ए सी इज ग्रेटर देन 0, ए सी को इधर लेके आ जाओ, वो इसलिए दिया हुआ है बेटा सो दैट मुझे दूसरा रूट की वैल्यू पॉजिटिव मिले, और ऑब्वियसली यहाँ पर आप लोग को प्लस माइनस तो लगाना ही लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों आंसर पॉसिबल है। समझ में आया, इसी बहाने आप लोग का वो रिवाइज भी हो गया, इसी बहाने क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक भी रिवाइज हो गई और ये भी आप लोग का रिवाइज हो गया, ठीक है बेटा। ऐसी वीडियोस बड़ी ज़रूर बनती है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, संगीत सॉल्व करके जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, तुम लोग को भी लगेगा कि हाँ भाई कुछ उखाड़ा है हमने। और इसलिए बेटा एक एक क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा, एक एक क्वेश्चन मेरी गारंटी है ये चीज़। देखो x 0 और x स्क्वायर ग्रेटर देन, बट इफ अगर वो लेस देन 0 होता तो ओनली रियल रूट सिर्फ x इज इक्वल टू 0 होता, क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है, इसलिए आपके ये दोनों रूट्स आएंगे और वही हमारे आए। एक बार टाइम देख लें, अभी तो है एक आधा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन तो हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज भी पहली वाली खत्म हो जाएगी, है ना, ये रही, ठीक है। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा एंड गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले तो समझाऊंगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 के वो रूट्स है, और ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 दिया है। तो पहले रिलेशनशिप निकालते हैं डिटर्मिनेंट से कि क्या आता है, फिर उसके बाद आगे का क्वेश्चन मैं वापस खोलूंगा, आगे का समझाऊंगा। पहले रिलेशनशिप ढूंढो, फिर मैं समझाता हूँ कि ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि तुम लोग को शायद ये अलजेब्रा के क्वेश्चन हो सकता है डिफिकल्ट लगे शुरू में, ठीक है। तो पहले आप लोग को जो डिटर्मिनेंट दिए वो सॉल्व करते हैं। क्या दिए हुए, अल्फा बीटा गामा, वैसे एक्चुअली हम लोग ने अल्फा बीटा गामा अल्फा और गामा अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। जब तुम इसको एक्सपैंड करोगे ना बेटा, जब तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो तुम लोग को एक मस्त रिजल्ट पता लगेगा, और वो क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, अल्फा बीटा गामा अल्फा नहीं,
हाँ यहाँ पर गामा आएगा, वही है, क्योंकि सारे 3 आने चाहिए थे। हाँ ठीक है, तो 3 अल्फा बीटा गामा तुम्हारा बनेगा माइनस बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब माइनस गामा क्यूब, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। और अभी अभी तुम लोग को बताया था 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब हो जाए तो आंसर इसका, इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा, दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ध्यान से देखो ये एक साइक्लिकल पैटर्न है, और मैं ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा लोगों को बोलता हूँ प्लीज़ लर्न करके रखो, क्योंकि ये बहुत काम का डिटर्मिनेंट है। देखो अल्फा बीटा गामा लिखा है, फिर सेकंड से चालू किया बीटा गामा अल्फा, बीटा गामा अल्फा, फिर उसके बाद इसके सेकंड से चालू किया गामा अल्फा बीटा। जब भी ये साइक्लिकल ऑर्डर बनता है बेटा तो हमेशा ये आंसर ही बनेगा, हमेशा ये आंसर बनेगा। याद रख सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं भी रख सकते तो ऐसा कुछ यार रूल नहीं है, बट याद रखने पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है कि हाँ भाई एक स्टेप आपका कम हो गया, वो जो 10-15 सेकंड आपके बच जाते हैं ना वो अच्छे होते हैं, बस इसलिए। अगर बेटा ये कंडीशन ही है तो ये इससे ये, और हम लोग को पता है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, तो अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, इसके बेटा रूट्स है, इसके रूट्स है। अब यहाँ पर हम लोग को पता है, अगर तुम लोग को याद हो तो अल्फा प्लस बीटा, अभी अभी मैंने बताया था सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है बेटा माइनस बी बाई ए, ठीक है। रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम की वैल्यू होती है, ये चीज़ भी लिख लो तुम लोग, बहुत ही काम की चीज़ है, प्लस सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू होती है बेटा माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो ये 3 आपकी कंडीशंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस में से एक है। तो वैसे तो यहाँ से b की वैल्यू 0 आ रही है, ये तो हम लोग को पता लग रहा है, पर ठीक है अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लोग को करना क्या है, यूज़ कर भी लेंगे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, b की वैल्यू तो 0 आ रही है, इतना तो हम लोग को पता लग रहा है। अब वो चाहता क्या है, ऐसी इक्वेशन भाई तुम फाइंड आउट करो हुज रूट्स आर दिस, ठीक है। याद करो बेटा ऐसे क्वेश्चन क्लास 10 में करते थे, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा 2 बीटा या 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। याद आ रहा है कुछ, क्लास 10th में ऐसा कुछ किया था, ठीक है। तो बेटा उसी टाइप से इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग को ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हों बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, ठीक है, एक रूट ये हो हमारा, दूसरा रूट दिया हुआ है बीटा प्लस, अच्छा वही साइक्लिकल दिया हुआ है माइनस अल्फा, और मेरा माइनस बीटा बचा है तो गामा प्लस अल्फा। अब तुम खुद सोचो ये जो चीज़ है बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, खुद सोचो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा ही है एज पर दिस इक्वेशन, क्योंकि हम लोग ने जब ये चीज़ प्रूफ की तो हम लोग को ये कंडीशन पता लग गई, और जब हम लोग को ये कंडीशन पता लग गई क्या मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस गामा डाल सकता हूँ। तो एक्चुअली में वो क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ रहा है बेटा कि एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स बेटा ये हों। तो खुद सोचो यहाँ से मेरा सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है बेटा, सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, सिग्मा अल्फा को सम ऑफ रूट्स बोलते हैं टेकन 1 एट अ टाइम, तो ये तुम्हारा आ रहा है -2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और बेटा ऊपर से ज़रा थोड़ा सा झाँक के देखना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, वैसे तो माइनस बी बाई है ना, वैसे तो 0 भी लिख सकते हो, सीधा 0 भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। और अगर वो लोग आंसर में बी की टर्म डाल रहे हैं तो हम लोग उसके टर्म्स में भी लिख सकते हैं -2 टाइम्स माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू 2b बाई ए, या फिर विच इज इक्वल टू 0। तो जैसा भी वो लोग आंसर चाहेंगे, मतलब ऑब्वियसली ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसा भी वो लोग आंसर चाहेंगे उस हिसाब से हम लोग एक बार मोल्ड कर लेंगे अपने आंसर को, क्या वो हमसे 0 एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर वो हमसे 2b बाई ए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से। सिग्मा अल्फा बीटा टेकन 2 एट अ टाइम, तो ये तुम्हारा हमेशा 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा c बाय ए, तो 4c बाय ए आंसर। और सिग्मा अल्फा बीटा गामा ये तुम्हारा बन जाएगा बेटा -8 टाइम्स अल्फा बीटा गामा, मतलब -8 टाइम्स माइनस डी बाई ए, हेंस द आंसर विल कम आउट टू बी 8d बाई ए, ठीक है। तो बस मैंने अभी अभी तुम लोग को फॉर्मूला भी बताया था, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस सिग्मा अल्फा इंटू एक्स, तो 2b बाई ए इंटू एक्स, ठीक है, प्लस सिग्मा अल्फा बीटा इंटू सॉरी एक्स स्क्वायर होता है इधर, सिग्मा अल्फा बीटा इंटू एक्स 4c बाई ए इंटू एक्स, माइनस ये वाली लास्ट वैल्यू सिग्मा अल्फा बीटा जो कि होती है 8d बाई ए, अभी अभी लिखवाया था, इज इक्वल टू 0, ए को उधर भेज दो, ए एक्स क्यूब माइनस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 4c एक्स
-8d इज इक्वल टू 0। ये आंसर आना चाहिए अगर मैंने कोई साइन एरर ना किया हो तो। अगर मैंने कोई साइन एरर ना किया हो तो ये हम लोग का आंसर होना चाहिए। वेरीफाई करें? कोई डाउट अभी तक? ऑब्वियसली वो तो तुम कमेंट्स में लिखोगे डाउट आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन डाउट है, ठीक है? तो देखें, करेक्ट है बेटा, ठीक है? इन्होंने बी के टर्म्स में आंसर लिखा है ना? चलो, तो ये अपना हो गया। तो दिस वॉज इट फ्रॉम फर्स्ट एक्सरसाइज। आई होप तुम लोग को बेटा यहाँ पर चीज़ों को सीखने को मिला होगा। काफ़ी हम लोग ने कॉन्सेप्ट एनहांसिंग पुरानी चीज़ें यूज़ कर ली हैं, तो एल्जेब्रा बेसिकली यूज़ हुआ। आई होप तुम लोग को ये चीज़ अच्छी लगी होगी। 7.2 पर चलते हैं, अब आगे चलेंगे, आगे देखते हैं और फिर हम लोग इसके सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, वो सारी चीज़ें करेंगे। ऑब्वियसली 2-3 दिन लगेगा सिर्फ डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस को खत्म होने में, बट येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड संगेज वी आर सॉल्विंग, तो मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं एक वाटर ब्रेक के बाद। चलो, तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है? यस, तो अब बेटा ये जो ऑपरेशन वाली चीज़ है, ठीक है, ये वैसे सिलेबस में हम लोग मतलब अब तो जेई ने हटा दी है। काम की चीज़ तो नहीं है, प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ने मेन तो प्रॉपर्टीज़ देखी हुई है। ये मैं करवाऊँ क्या? छोड़ो ना, अभी 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 छोड़ते हैं इसको ना। अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो हम लोग के जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन इससे बन नहीं रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं है लेटेस्ट क्वेश्चंस में, तो अगर मुझे लगेगा तो ठीक है, वरना रहने देंगे, ठीक है? तो ये लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। अगर लगेगा तो दिसंबर में एक बार देख लेंगे कि ये प्रॉपर्टी वाला एक एक्स्ट्रा पार्ट है, वो कर लेंगे, वरना मेरे हिसाब से अभी ज़रूरत नहीं है, लोड है नहीं। उन्होंने पूरा सिलेबस से निकाल दिया, एनसीईआरटी से भी निकाल दिया और उसके हिसाब से भी निकाल दिया, जेई के हिसाब से भी, प्रॉपर्टीज़ और डिटर्मिनेंट, ठीक है? तो प्रॉपर्टी 1 पहले देख लेते, सॉरी प्रॉपर्टीज़ नहीं, ये वाला ये कॉलम ऑपरेशंस निकाल दिए, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ में बस कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं एक बार, कि हम लोग को पता है कि अगर आप ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपका क्या बन जाता है? ये क्या बन जाता है? ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाता है, ठीक है? अगर ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर आप एक को इससे इंटरचेंज करते हो तो माइनस साइन से आपका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है? प्रूफ्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें ये याद रखना है। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपके एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। येस, ऑलवेज रिमेंबर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपकी होती है तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 आता है, एक बार वेरी, हाँ ठीक है ना? तो ये भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, मेरे हिसाब से तो होता ही है, बाकी तुम चेक भी वेरीफाई भी कर सकते हो। 0 आएगा, 0 आएगा और 0 आएगा, मेरे हिसाब से 0 ही आता है, बट एक बार स्टिल चेक कर लेना, बट आएगा तो 0 ही, ठीक है? हाँ, अगर कोई एक कॉमन फैक्टर है तो वो निकाल सकते हो आप बाहर, तो एक बार वो निकल जाता है। किसी भी एक रो से एक कॉमन फैक्टर निकलता है, किसी भी एक कॉलम से एक कॉमन फैक्टर निकलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग को पता है अगर कोई 2 डेल्टा लिख रहा है, 2 डेल्टा का मतलब ये होता है अगर कोई तुम 2 डेल्टा लिख रहे हो तो 2 किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स की तरह सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाए। ये सेम चीज़ बोली भी है पहले भी, ठीक है? यहाँ पर जैसे इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई किया वही ये चीज़, या 8 से मल्टीप्लाई की वैसे, तो ये तुमने सीधा सीधा बाहर निकाल लिया, ठीक है? तो ऐसा होता है। हाँ, फिर ये भी एक प्लस वाली प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अगर आप एक रो या किसी कॉलम के साथ कोई एडिशन कर रहे हो, सब का एडिशन कर रहे हो, तो आपका 2 मैट्रिक्स में वो 2 डिटर्मिनेंट में वो स्प्लिट हो जाता है, जिसमें एक डिटर्मिनेंट होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और दूसरी मैट्रिक्स जो होती है जिसमें वो सारे प्लस वाले आंसर्स होते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, और बाकी आपकी जो 2 कॉलम्स है वो तो आपकी सेम ही रहेंगी। ये प्रॉपर्टी भी इतनी काम की नहीं होती, आज की डेट में इतनी काम की नहीं है। एक टाइम था हमारे टाइम पर 6 साल पहले 7 साल पहले जब ये चीज़ें बहुत काम में आती थी यार, ठीक है? तो ये एक है कि अगर आप
सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो कोई चीज़ को, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपकी सेम चेंज नहीं होती। ये आपका बेसिकली ऑपरेशन था, ऑपरेशन होता है एक कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, ठीक है। तो ये भी अभी काम की नहीं है, ये अभी चीज़ मुझे देखनी नहीं है बेटा। अब आ जाओ, मैं ये खोल के ना सीधा तुम लोग को क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब मेरे पास क्वेश्चन ऑफ कोर्स वाली बात है कि शायद मेरे पास, मुझे नहीं पता वो जेई की, मैं एक्चुअली एक सेकंड, बुक यहीं पर है, तो यस ठीक है। तो यहाँ पर देखो अप्रैल 2023, अप्रैल 12 2023, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन निकालेंगे और वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ है ना, तो जेई के PYQ साइड बाय साइड लगाएंगे यार। तो वो मैंने जो एग्ज़ाम साइड दी है ना, तो उस पर अपन खोल लेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम साइड वाले टॉपिक पर ज़रा हम लोग खोल लेंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे। तो ये चीज़ पहले तो समझ लो यार, ये क्या लिखा हुआ है, और ये कोई प्रूफ तुम लोग को लर्न नहीं करना है, मैं तुम लोग को डायरेक्टली इसका एक एग्जाम्पल अभी करवाऊंगा, तो तुम लोग को आइडिया लग जाएगा कि देखो यार कितना आसान क्वेश्चन है। करना क्या होता है, अगर आपका एक डेल्टा आर है, डेल्टा आर मतलब बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है। अगर आप लोग का एक फंक्शन है जो है बेसिकली डेल्टा आपका क्या है, डिटर्मिनेंट, जिसके अंदर एक फंक्शन जुड़ा हुआ है, एक फंक्शन जुड़ा हुआ है मतलब F1R हो सकता है, F1R आर के टर्म्स में आर प्लस या आर स्क्वायर हो, F2R तुम्हारा आर क्यूब प्लस आर हो, F3R तुम्हारा आर की पावर 4 प्लस आर हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर तुम आर फंक्शन ऑफ आर एंड ABCDEF, ये सारी चीजें आपकी कांस्टेंट है, ये सारी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट है। देन जो रो या जो कॉलम में सारे फंक्शंस हैं, और अगर आप उसका सिग्मा लेते हो तो वो सिग्मा आपका बेसिकली इनमें चढ़ जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा अभी के अभी, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन अगर नीचे इन्होंने दिया हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए क्वेश्चन, बिकॉज सेम चीज इंटीग्रेशन में भी होती है बेटा, सेम चीज डिफरेंशिएशन में भी होती है, ये चीज याद रखना। अगर आपका डेल्टा एक्स या डेल्टा आर कोई भी आपका फंक्शन इन एक्स है या फिर आर है, F1x F2x F3x लिखा है, अगर आप डिटर्मिनेंट में इंटीग्रेशन मारते हो तो बेसिकली आपको वही चीज करनी है कि इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द रोज, बाकी सब आपका कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये आप लोग का मतलब होता है। इन्होंने अगर कोई एक क्वेश्चन दिया है ना बेटा, तो वो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। हाँ ये फिर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स बाद में देखते हैं, ये मुझे बताना भी है इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, बट मुझे पहले ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन करवाना है। दिस टाइप ऑफ एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, एक जेई मेंस का PYQ भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले तो तुम लोग कॉपी डाउन कर लो, ये क्वेश्चन पॉज करो, कॉपी डाउन करो, मैं तब तक फटाफट से मैं भी लिखता हूं, ठीक है। शो दैट दिस इज कांस्टेंट, तुम वो भूल जाओ, तुम अभी ये देखो कि करते कैसे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, और जेई में काफी बार एटलीस्ट एडवांस का ये टॉपिक में तुम मान लो कि ये एडवांस का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो डेल्टा आर तुम्हारा क्या है बेटा, r माइनस वन होल स्क्वायर, r माइनस वन होल स्क्वायर, r माइनस वन होल स्क्वायर, n 2n स्क्वायर और 3n क्यूब, 6 4n माइनस 2, 3n स्क्वायर माइनस 3n। चलो, और सिग्मा मुझे कितने का निकालना है, सिग्मा r फ्रॉम 1 to n। गाइज अब समझो, जब आपको डेल्टा आर, अगर आप ये देखो, सबसे पहले आपको ये वेरिएबल देखना है कि ये क्या है। डेल्टा आर आपका क्या है, मतलब ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें फंक्शंस ऑफ आर लिखे, फंक्शंस ऑफ आर लिखे, आर माइनस वन, ये लेट सपोज आपका पहला फंक्शन है, ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया आर माइनस वन होल स्क्वायर, ये आपका तीसरा फंक्शन हो गया बेटा आर माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है। F1R F2R F3R, क्या ये चीज मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा, हाँ मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा, क्योंकि मेरा फंक्शन सिर्फ आर में है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे सिग्मा
ऑफ डेल्टा आर ढूंढना है फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 टू n। तो ये जो सिग्मा मुझे ढूंढना है वो मैं किस में लगा दूंगा बेटा, इन 3 में लगा दूंगा। तो मेरा ये जो बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, सिग्मा ऑफ r माइनस 1 फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n, सिग्मा फ्रॉम फॉर r माइनस 1 r इज इक्वल टू 1 टू n, ये r माइनस 1 होल स्क्वायर, सिमिलरली सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 1, ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा जब तुम इसमें लगाओगे। ऑब्वियसली तुम्हें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हो, प्लस ये चीज़ तो आपकी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी, ठीक है ना। मान लो थोड़ा सा स्पेस आउट कर लेना, समझ जाओ तुम लोग ये क्या लिखा है ना। अब बात ये आती है बेटा कि तुम लोग को इसके आंसर्स पता है कि नहीं, सही बात है। तो ये अब कंडीशन है कि तुम लोग को आंसर्स इसके पता है कि नहीं पता है। तो ज़रा इसका थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाएंगे कि ये क्या होता है। आई होप तुम लोग को पता हो, बट ये तुम लोग ने AP GP में अगर याद हो, तुम लोग ने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ बेटा। सिग्मा ऑफ r फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n जब होता है तो वो बेसिकली आपका हो जाता है वो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्यों बेटा, ये एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, r की वैल्यू 1 डाली, फिर प्लस का साइन डाला, r की वैल्यू 2 डाली, फिर प्लस का साइन, 3 डाला, प्लस का साइन, ऐसे n टर्म्स तक का सम। भाई ये AP चल रही है, वो भी नेचुरल नंबर्स की AP, तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 नहीं होता, होता ही है ना भाई, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन था r माइनस 1, सिग्मा ऑफ, ये भी याद रखना है, सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n अगर से 1 है, इसका मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे n टाइम्स ऐड कर रहे हो तो आंसर आपका n आता है बेटा। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। अगर मैं दोनों को बेसिकली माइनस करूँ, क्योंकि आप सिग्मा को हमेशा तोड़ सकते हो बेटा, सिग्मा r माइनस 1 को यू कैन राइट एज सिग्मा r माइनस सिग्मा 1, ठीक है। तो अगर आप इस दोनों को तोड़ सकते हो तो आप लोग का आंसर क्या बन जाएगा, n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस n। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2, मतलब n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब सब पूछेंगे क्या इसका कोई आसान तरीका है, ऑब्वियसली यार आसान तो होना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा लगाना ही पड़ेगा जिसकी वजह से आसान हो। देखो तुम्हें सिग्मा ऑफ r माइनस 1 पूछा था ना बेटा, तो बेसिकली यू जस्ट हैव टू रिप्लेस r बाय r माइनस 1, तो दैट मीन्स यू हैव टू रिप्लेस n बाय n माइनस 1, ठीक है। अगर तुम रिप्लेस करो सीधा इस वाले आंसर में तो तुम्हारा देखो क्या बन जाता है, n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या मेरा आंसर यहाँ से सीधा ये आ गया, समझ में आई बात, पक्का पक्का। ऐसे बेटा ये रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी होती है, ये रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी होती है किसकी, सिग्मा की, ठीक है। बहुत काम की रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी है ये, याद रखो। कितना टाइम हो गया यार, ख़त्म करना मुझे ये क्वेश्चन है अभी तो, ठीक है। ये बहुत काम की रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, पहले तो तुम लोग को नेक्स्ट अब पता होना चाहिए सिग्मा आर स्क्वायर कितना होता है। सिग्मा आर स्क्वायर फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n, ये कितना होता है बेटा, याद करो 1/6 टाइम्स, वेरी गुड, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, वेरी गुड वेरी गुड, सही बात है। चलो अच्छी बात है, तुम लोग को ये चीज़ याद है। तो हम लोग को बेटा लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिग्मा ऑफ r माइनस 1 होल स्क्वायर, तो हर r की जगह, मतलब हर n की जगह n माइनस 1 से हम लोग क्या कर देंगे बेटा, सब्सटीट्यूशन। तो 1/6 टाइम्स आपका बन जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 1। समझ में आ गया बेटा, ये इसकी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका बन जाएगा 1/6 टाइम्स n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n माइनस 2 प्लस 1, जो कि हो जाएगा 2n माइनस 1। समझ में आया, समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला इसी बहाने, पक्का। चलो गुड है, अच्छी बात है यार, यही सारी चीज़ें मुझे लगता है कि दिस इज़ गुड फॉर अस, ठीक है। चलो तो अब ये बेटा सब्स्टिट्यूशन करना है, तो सब्स्टिट्यूट मारते हैं ये सारी चीज़ों को, ठीक है। यहीं पर आगे हम लोग राइट साइड सॉल्व करते हैं, ठीक।
बीच में मुझे जाना पड़ा, ठीक है, तो वो बीच में पूरा अटक गया। तो पहली वैल्यू आई थी मेरे पास n इंटू बेटा n-1 डिवाइडेड बाय 2 है ना, ठीक है ना, वही आई थी ना। और हाँ ठीक है, दूसरी वैल्यू आई थी n इंटू n-1 इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाय 6, n इंटू n-1 इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। और फिर ये वाली वैल्यूज़ तो आपकी कांस्टेंट ही रहेंगी, तो इसमें तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, तो इनको लिख लेते हैं वापस वही n 2n स्क्वायर 3n क्यूब 6 4n-2 और 3n स्क्वायर माइनस 3n। मैं ये 3n स्क्वायर इन दोनों को भी थोड़ा सा कॉमन लेकर के लिख देते हैं यार, ठीक है। तो इसमें तो 2 कॉमन आ रहा है, करेक्ट, 2 कॉमन आ रहा है, और 2n-1 लिख देते हैं इसको, और इसको में 3n कॉमन आ रहा है, n-1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगेगा। अच्छा जी, अब ज़रा पहले तो ध्यान से देखो, n-1 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 सब कॉमन, तो n-1 कर दो यार बाहर, यहाँ से मेरा n कॉमन, तो n स्क्वायर कॉमन। अब देखो एलसीएम मैं ना ये नहीं रखना चाहता, 266 ऐसे मैं डिनोमिनेटर्स नहीं रखना चाहता, तो बेटर हमारे साथ यही रहेगा कि हम लोग क्या करें, 1/6 को कॉमन ले लूँ, है ना। अगर मैं 1/6 को कॉमन ले लेता हूँ तो पहले तो मुझे इसको 1/6 बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंटू थ्री ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो फिर 1/6 भी मैं कॉमन में ले लेता हूँ। तो अब मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा बेटा, सिर्फ 3 बचा इधर, है ना, सिर्फ 3 बचा इधर, इधर बचा बेटा 1, इधर बचा बेटा 6, ठीक है। इधर मेरा ये कॉमन हो गया, सिर्फ 2n-1 बचा, और इधर मेरा भी 2n-1 बचा, और ये मेरा 2n बचा, ये मेरा 3n स्क्वायर बचा, ये मेरा 3n टाइम्स n-1, यहाँ पर तो अभी भी वही चीज़ें, और यहाँ पर भी मेरा है 2 टाइम्स 2n-1। ओह यार, यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ये पागल लोग हैं यार, यही चीज़ बस मुझे थोड़ा सा लगता है, ये लोग जब एडिशन ठीक नहीं करते ना, ये देखो यहाँ पर r³ दे दिया है, सोल्यूशन में r³ है, क्वेश्चन में r-1 होल स्क्वायर है, हो गए ना। मतलब अभी जो किया उसमें ये वाली चीज़ चेंज हो जाएगी अब। यार हो गया, ये तो बहुत गंदा वाला हो गया, कट गया यहाँ पर। चलो तुम लोग को मतलब प्रोसीजर तो समझ में आया, तो तुम लोग को आगे तो ये देखो ये लोग सॉल्व कर ही लेंगे, बट तुम लोग को अगर प्रोसीजर समझ में आ गया है ना, तो लास्ट वाली चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें, समेशन ऑफ n³ का फॉर्मूला, समेशन ऑफ r³ का फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। r1 से n, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा n स्क्वायर इंटू n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, मतलब बेसिकली n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसीलिए तुम ध्यान से देखोगे, क्योंकि तुम्हें r-1 है, तो हर जगह ये तुम्हारा n-1 इंटू n बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि n-1 होल स्क्वायर n स्क्वायर और डिवाइड बाय 4 हो गया। तो ये चीज़ डालोगे तो यहाँ से देख लो यार, तुम लोग का n-1 कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, इसका एलसीएम 1/12 है, तो इंटू 6 करोगे, इसको इंटू 2 करोगे, इसको इंटू 3 करोगे, तो वहाँ से फिर देखो लास्ट में कुछ, हाँ देखो ऐसा बन रहा है, ये देखो यहाँ पर, ओ वाह 2 कॉलम ही सेम हो गए, तो आंसर 0 आ गया। ये चीज़ बस मुझे पता है संगेज में, कभी कभी मुझे ये बस हमेशा से दिक्कत आई है, इनके कुछ सोल्यूशन जो है ना, वो कहीं कहीं पर क्वेश्चन कॉपिंग या वो चीज़ में गलत है, या तो बुक में भी कहीं शायद गलत थे,
बाकी या तो फिर इन्होंने जो कॉपी किया है या स्कैन किया है उसमें कहीं पर गलती है। तो ये था बेटा, इसी में मुझे ये करना था। अब मुझे वो जेई का क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये एग्जाम साइट पर आओ बेटा, 2023 का क्वेश्चन है, या मैं तुम लोग को बोल ही देता हूँ ना इसमें करना क्या है सीधा, इससे अच्छा मैं तुम लोग को बता ही देता हूँ। तो क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसा था, ठीक है। क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसा था कि अगर आपको डी ऑफ के दिया हुआ है, डी ऑफ के दिया हुआ है 1 n n 2k n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 n स्क्वायर प्लस n 2k माइनस 1 n स्क्वायर और n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ठीक है। ये आप लोग का क्वेश्चन था। तो अब आप लोग को ये दिया हुआ है, इफ समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n d ऑफ k इज इक्वल टू 96, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देन आपको n ढूंढना है, n कितना है, ठीक है। तो d ऑफ k का समेशन दिया हुआ है बेटा, इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो रो है वो आपका फंक्शन ऑफ k है। तो अगर आप लोग का रो जो है वो फंक्शन ऑफ k है, तो सिंपली मुझे यहाँ पर ये चीज़ पता लग रही है कि मुझे समेशन उधर लगाना है। तो हम लोग को पता है डी ऑफ के क्या बन जाएगा, समेशन डी ऑफ के हमारा बन जाएगा जो कि है 96, जो कि एक्चुअल में कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। 1 का तो मैंने बताया n होता है समेशन, ठीक है। 2k का n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। कैसे बेटा, याद करो, अभी अभी बताया था तुम लोग को, समेशन के होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2k में 2 बाहर आ जाता है बेटा, तो इंटू 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 2k नेक्स्ट है बेटा तुम्हारा 2k माइनस 1। तो 2k का तो तुम्हें पता है, और माइनस 1 का बेटा n होता है, तो सिर्फ n स्क्वायर बचेगा। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो सिर्फ n स्क्वायर बचने वाला है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि n स्क्वायर प्लस n माइनस n हो जाएगा, सिग्मा 1 n होता है ना। चलो, तो बाकी सारी चीज़ें तो एज इट इज़ ही रह जाएंगी। n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, n स्क्वायर प्लस n, इसको भी मैं n स्क्वायर प्लस n ही लिख देता हूँ, सेम रह जाएगा सब कुछ। n स्क्वायर प्लस n और n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ठीक है। ये मेरे पास कुछ ऐसा बन रहा है। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं तो क्या बनेगा, 96 इज इक्वल टू, एक्सपैंड करने से अच्छा है, एक्सपैंड करने बहुत बड़ा चला जाएगा, है ना। प्रॉपर्टीज लगा दें, प्रॉपर्टी में तो n एक बाहर आ जाएगा, तो ये 111 बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से वही कर लेते हैं, प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। इस ये आपका n बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 111 बन जाएगा, n आपका बाहर आ गया, तो n टाइम्स आप लोग का क्या बन जाएगा। अब वो कर लो, लगा लो, थोड़ा बड़ा बन जाएगा ये। ऐसे में ना वो रो और कॉलम ऑपरेशन अगर किसी को आता हो ना, तो वो बहुत आसान कर देता है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ही बस आसान करने में बहुत वो मदद मिल जाती है आपको। यहाँ पर n स्क्वायर और यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ठीक है। बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मल्टीप्लाई होंगे तो n स्क्वायर टाइम्स n स्क्वायर प्लस n बनेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो n स्क्वायर टाइम्स ठीक है, ये आपका बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 का होली स्क्वायर। फिर ये हो गया, फिर ये आप लोग का बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n इंटू एन स्क्वायर वापस, ठीक है। फिर आप लोग का ऑपोजिट में माइनस ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 में आपका n स्क्वायर प्लस n बनेगा। फिर आप लोग का ये 3 बन गए, ये 3 में माइनस ऑफ n स्क्वायर टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 बनेगा, और लास्ट वाले में
माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एन स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये आप लोग का पूरा डिटर्मिनेंट बनेगा। इसमें से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करूँ n टाइम्स, थोड़ा सा ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों में कॉमन लेते हैं। देखो एन स्क्वायर प्लस एन मेरा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, सिमिलर बेसिस पर ये पूरा एक बड़ा ब्रैकेट है, ऑब्वियसली थोड़ा हौच पौच हो गया। अब बेटा मैंने क्या बोला था, इन दोनों में कॉमन लो, तो एन प्लस ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू आप लोग का क्या है, कॉमन आउट। तो यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये अब आप लोग का पूरा बन रहा है, जो कि हो गया एन इंटू, ये आप लोग का एन स्क्वायर कैंसिल, माइनस साइन में बाहर निकाल रहा हूँ, एन स्क्वायर प्लस एन टाइम्स आप लोग का माइनस साइन बाहर, एन प्लस टू आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो एन स्क्वायर कैंसिल, प्लस ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इंटू एन प्लस टू आप लोग का अंदर हो जाएगा। अब आप लोग का यहाँ पर देखो एन प्लस टू भी आप लोग का कॉमन आ रहा है, एन इंटू एन प्लस टू भी आप लोग का कॉमन आ गया, तो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू माइनस एन स्क्वायर माइनस एन, यहाँ से आपका ये पार्ट भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप लोग का फाइनल आंसर बना 2n टाइम्स n प्लस टू विच इज़ इक्वल टू बेटा 96। तो 2 की ये आप लोग का कैंसिल आउट हो गया, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 48 होता है बेटा 8 इंटू 6, तो n प्लस 8 इंटू एन माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 6 या फिर -8 आएगी। लेकिन हम लोग प्लस वैल्यू ही जनरली कंसिडर करेंगे। क्यों प्लस वैल्यू जनरली कंसिडर करेंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, क्योंकि ये जो हम लोग ने समेशन लगाया है वो r इज इक्वल टू 1 to n लगाया है, तो 1 से हम लोग बड़ी वाली वैल्यू पर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, हम लोग नेचुरल नंबर का हमने समेशन लगाया है, तो इसलिए उसका फॉर्मूला आप लोग का क्या बन जाएगा, प्लस वाली वैल्यू हम लोग 6 में कंसिडर करेंगे। तो आई होप आंसर हमारा n इज इक्वल टू 6 आएगा। तो देख लेते हैं, ये देख लो, अगर दिख रहा है तो पहला क्वेश्चन का आंसर 6 है और यही हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे लगता है बेटा समेशन। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा समेशन कैसे लगता है। और कोई तो क्वेश्चन मुझे अभी नहीं दिख रहा है। बाकी तो जब सारे PYQ करेंगे तब देख लेंगे। अभी के लिए बेटा ये वाला क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ये हम लोग ने देख लिया है। ठीक है, तो एक ब्रेक लेते हैं, पॉज करते हैं, ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं अगेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूख लग गई थी यार लेक्चर लेते लेते। पहले तो ऊपर देखो यार, थोड़े क्वेश्चन देख लेते। देखो एग्जाम्पल 28 तक आ गए हैं। पहले कोई अच्छा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं इधर, कि जो अपने काम का क्वेश्चन है तो मैं करवा देता हूँ एक आधा, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स। हाँ देखो, ये सम इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर आपको 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर मिले तो उसका आंसर सीधा ये होता है। साइक्लिकल ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट्स होते हैं ये, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये उन्होंने प्रूफ दिखाया हुआ है। वैसे 1x x क्यूब और 1x स्क्वायर x क्यूब, ये तीन तुम लोग को यार पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड होता है और इसमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है, और 1x x स्क्वायर में डायरेक्ट होता है जो कि है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो ऐसे याद रखना है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स आपका बेसिक है 1x x स्क्वायर का। फिर 1x x क्यूब का आपका वहीं पर आप लोग का x प्लस वाई प्लस जेड, देखो यहाँ पर, ठीक है, आपका x प्लस वाई प्लस जेड लग गया। और जब आपका 1x स्क्वायर एक्स क्यूब है तो उसी में आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लग जाएगा इस वाले। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी ये सर्कुलेंट ऑर्डर ये तो मैंने तुम लोग को बताया था, ये हमेशा 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब के इक्वल आता है। ये तीन आप लोग के काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स में से एक है। ये मैं अभी नहीं करवाने वाला, ये बेकार चीज़ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तो नहीं हैं करने की ज़रूरत। ठीक,
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब अभी देखो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है यार, ये एक्सपेंशन वगैरह करने की एज सच हम लोग को ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज़ रियल, तुम इसको एक्सपैंड कर दो तो रियल कैसे आएगा जब तुम्हारे पास कोई भी आयोटा वाली टर्म नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, ये प्रॉपर्टी तुम लोग थोड़ा सा बेटा इनटू कंसिडरेशन ले सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत काम की है, काफ़ी काम की प्रॉपर्टी है ये। एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, अच्छा तुम लोग को अगर पता हो, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो, तो अगर z इज इक्वल टू जेड बार हो, जेड बार क्या होता है बेटा, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। कॉन्जुगेट ऑफ जेड मतलब अगर आप लोग के पास a प्लस आयोटा बी लिखा हुआ है, उसका आप कॉन्जुगेट लेते हो तो वो a माइनस आयोटा बी हो जाता है। मतलब आपको बेसिकली आयोटा की जगह माइनस आयोटा से रिप्लेस करना होता है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा से रिप्लेस करना होता है। तो देखो, ये आपकी मैट्रिक्स है। अब आपने क्या किया, z कॉन्जुगेट लिया, तो जैसे ही आप z कॉन्जुगेट लोगे, ये माइनस आई वाला आपका प्लस में बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो अब इन्होंने देखो, नाउ इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, अगर आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज करोगे, मतलब ट्रांसपोज ले लोगे, तो आप देखोगे कि ये और इसका जो ट्रांसपोज, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर तुम ध्यान से देखो, सिमेट्रिक इन द सेंस इसका कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है। लिख करके बताता हूँ बेटा पूरा का पूरा, ये बहुत ही अच्छा टाइप का एक एग्जाम्पल है, ये एडवांस का कॉन्सेप्ट एक हो गया, तुम ये समझो। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ, ये एक मैंने एक z मैट्रिक्स मानी है, तो z बार अगर मैं लूँ, z बार मतलब हर आयोटा की टर्म को मैं माइनस से रिप्लेस कर दूंगा। तो मैं एक्चुअली इधर ही लिख लेता हूँ, चलो इधर लिख लेते हैं। तो -7 में कोई चेंज नहीं है, ये आपका 5 + 3 आयोटा बन जाएगा, ये आपका 2/3 -4 आयोटा बन जाएगा, ये 4 + 5 आयोटा बन जाएगा, ये आपका 9 रहेगा, ये 4 - 5 आयोटा, ये 8, ये 5 - 3 आयोटा, और ये 2/3 -4 +4 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो, z अगर इस मैट्रिक्स को, अब मैट्रिक्स को a मान रहा हूँ, अभी के लिए मैट्रिक्स को a मान रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए मैट्रिक्स को a मान रहा हूँ, तो क्या ये a ट्रांसपोज नहीं लिखा, क्या ये a ट्रांसपोज नहीं लिखा, ध्यान से देखो, क्या ये a ट्रांसपोज नहीं लिखा, ठीक है। तो क्या हम लोग को पता है ना बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है, ये चीज़ तो हम लोग को पता ही है, ये हम लोग ने देखी हुई है। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ z इज इक्वल टू जेड बार आ गया, क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ z इज इक्वल टू जेड बार आ गया। एंड जब भी z इज इक्वल टू जेड बार होता है बेटा, तो हमेशा याद रखना आपका आयोटा वाली क्वांटिटी 0 होती है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली क्वांटिटी, मतलब ध्यान से देखो, a प्लस आयोटा बी विल बी इक्वल टू a माइनस आयोटा बी। तो अगर a एक कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0, b हैज़ टू बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स मैं सिर्फ एक रियल नंबर हूँ, मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है। समझ में आई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में से एक है, ठीक है। और ये इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है, ठीक। अब एक बार देख लेते हैं और कुछ है क्या। अब यार देखो एग्जाम्पल 7.10, ये आप लोग का यार देखो, अभी अभी हम लोग ने ई की पावर आयोटा थीटा वाले क्वेश्चन किए थे। तो देखो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मैंने बताया था ई की पावर आयोटा थीटा होता है, थीटा यहाँ पर क्या है बेटा 2r पाई, तो ई की पावर आयोटा 2r पाई की होल पावर आपको क्या दी हुई है 1/9 दी हुई है। तो ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा इज 2r पाई, तो ई की पावर आयोटा 2r पाई बाय 9 आप लोग का ये ए आर बन जाएगा। तो आर की वैल्यू जब 1 डालोगे तो ई की पावर आयोटा 2π/9 बन जाएगा, आर की वैल्यू जब 2 डालोगे तो ई की पावर आयोटा 4π/9 बन जाएगा। तो ऐसे आप लोग के बन जाएंगे, फिर इसको आप लोग एक्सपैंड करके सॉल्व कर लेना अगर आप लोग को एक्सपैंड लगाना है। बाकी अगर आपसे कोई प्रॉपर्टी लगती है तो प्रॉपर्टी लगा देना, तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर। हाँ, यहाँ पर जैसे ई की पावर आयोटा आप लोग 2π/9 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, ई की पावर आयोटा 2π/9 बन जाएगा। तो ऐसे आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे इसको सॉल्व करना है तुम इसको कर लेना। फिर उसके बाद विदाउट एक्सपेंडिंग, ये मुझे अभी नहीं करवाना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये सब छोड़ दो, ये सब अभी छोड़ दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यार आते नहीं है ना, जो आते नहीं है वो करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब यार थोड़ा सा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन ना मैं तुम लोग को अभी आगे समझा दूंगा कि रोज़ एंड कॉलम, जब मैं देखूँ हम लोग जब PYQ करेंगे ना तभी ये चीज़ लगाएंगे, रोज़ और कॉलम वाले
ये भी ठीक ही है। ये सारे इन्होंने ना पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज़ वाले दिए हुए, तो ये प्रॉपर्टीज़ वाले को अभी हम लोग मारते गोली, आगे बढ़ते हैं यार, प्रॉपर्टीज़ वालों पर टाइम नहीं वेस्ट करते, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद आ जाओ बेटा सीधा सीधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जो मैंने तुम लोग को समझाया हुआ है। हाफ टाइम से इसकी वैल्यू होती है। एंड कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, मैंने बोला था कि कॉन्करेंट लाइंस कब होती है, जब A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 उसका डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई हुई है पहले, ठीक। फिर हाँ, ये ऑल हॉट गर्ल्स वाला, हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉफ़ी, अगर आप लोग की कंडीशन फॉर जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की ये कंडीशन होती है। अगर आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ये गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, या फिर ये सर्कल है, या फिर ये हाइपरबोला है, या फिर ये पैराबोला है, तो उसमें ये कंडीशन यूज़ होती है। ये इन्होंने बेसिक सा एक क्वेश्चन करा हुआ है, ये करने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर कॉन्करेंट में तो आप लोग सीधा ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, A1 B1 1 A2 B2 1 A3 B3 1, देन आप लोग का ये हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये वाला डिटर्मिनेंट आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट की तरह सेम वाला डिटर्मिनेंट है, A1 B1 आपके पहले पॉइंट है x और y, A2 B2 आपके दूसरे पॉइंट है, A3 B3 आपके दूसरे पॉइंट है, तो तीसरे पॉइंट है, तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ढूंढोगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली आप लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग का यहाँ से 0 आ रहा है, एंड इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 तो हेंस द लाइन्स आर कोलिनियर। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग को वो पहले के पुराने लेक्चर समझ में आ चुके हैं, तो इसलिए जो चीज़ डायरेक्ट है वो चीज़ डायरेक्ट है यार, इसको मैं कुछ दिमाग नहीं लगाना चाहता इसके अंदर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कर दूँ, इसी बहाने जीपी रिवाइज हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेते यार, वो ये बोल रहा है कि ये तीनों जीपी में, तो आप लोग को ये प्रूफ करना है कोलिनियर है। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या थी यार, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो डिटर्मिनेंट पार्ट होता है वो 0 होता है। तो आप लोग को बेसिकली बेटा x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 ये चीज़ को 0 प्रूफ करना है। ये चीज़ को 0 प्रूफ कर दो, काम खत्म हो गया। क्या करना है, x2 की जगह आप लोग क्या करना है, क्योंकि दे आर इन जीपी, तो x2 तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, x1 इंटू आर हो जाएगा, x3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, x1 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। nth टर्म ऑफ अ जीपी इज ए आर की पावर n-1, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इधर इन्होंने x1 दी हुई है, ठीक है। और y1 में विथ सेम कॉमन रेशियो है, तो सिमिलरली y2 भी तुम्हारा y1 आर हो जाएगा, और y3 भी तुम्हारा y1 आर स्क्वायर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट मारना और फिर एक्सपैंड कर देना, आंसर तुम्हारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, बाकी सब तो नॉर्मल है यार। अच्छा, ये वाला बेटा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर तुम देखो तुम्हारे पास एक्चुअली में कुछ ऐसा बनेगा, ए बी सी ए, देखो ए बी सी ए हो जाएगा 1 1 और फिर इधर का 1, तो ए बी सी प्लस 1, और ये वाला तुम लोग का बन जाएगा ए बी सी प्लस 1 माइनस ऑफ सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा तुम्हारा, तो वहाँ से तुम्हें ये रिजल्ट लेकर के आना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसका बेसिकली एक्सपेंशन करने की ट्राई करोगे, लेकिन वो बनेगा नहीं। तो इसको देखो ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक रिजल्ट है, ठीक है, A1 1 1 B1 1 1 C, ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारा 0 था ना, क्योंकि आप लोग की सारी लाइंस क्या थी, कॉन्करेंट, ठीक है। चलो तो ये एक्सपैंड करोगे तो वापस वही हो जाएगा, A1 इधर 1C इधर, तो आप लोग का 1 प्लस ए बी सी प्लस 1 माइनस ऑफ C माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग का कुछ ऐसा बन जाएगा, ए बी सी माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 -2, ठीक है, इज इक्वल टू -2। अब क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ दैट क्या करना है, 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी इज इक्वल टू 1। ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करनी है। देखो इसमें एलसीएम ही लेना पड़ता है, क्योंकि आपके पास और कोई कंडीशन नहीं है, आप इसको और तरीके से किसी तरीके से तोड़ नहीं सकते, ठीक है।
और किसी तरीके से आप तोड़ नहीं सकते। तो आप बैठ करके एलसीएम लोगे तो दिक्कत क्या आने वाली है अभी आप ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपने ले लिया इसका एलसीएम और नीचे देखो क्या बन रहा है, इतनी बड़ी टर्म बन रही है। ठीक है, नीचे आपकी इतनी बड़ी टर्म बन रही है। अगर आप इसको खोलने बैठोगे ना तो तुम्हें बहुत इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे मैं चीज़ों को सेग्रीगेट आउट कर सकता हूं और कुछ बना सकता हूं। तो ये आप लोग का कुछ ऐसा बनेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। एक सेकेंड, मैं एक स्टेप ज़्यादा ही लिख लेता हूँ। अब मेरा बिल्कुल भी अभी दिमाग नहीं चल रहा है क्योंकि मैं देखो ऊपर आप लोग का 3 बन रहा है। ठीक है, ऊपर आप लोग का एक 3 बनेगा प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बनेगा। ठीक है, और माइनस ऑफ 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे बनेगा तुम्हारा 1 प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर माइनस बी माइनस ए माइनस सी। ठीक है, और माइनस ए बी सी। अब तुम्हें थोड़ा सा बस ऊपर नीचे, अब थोड़ा सा इधर मैंने एक टर्म मिस कर दिया शायद। एक सेकेंड, 1 बनेगा माइनस सी बनेगा, वो इधर आ गया है, माइनस बी प्लस बी सी माइनस ए प्लस ए सी और ए बी भी आएगा, है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा कुछ बनेगा। अब ऊपर से बेटा ये चीज़ का यूज़ करो, ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा इज इक्वल टू -2 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो ए बी सी की वैल्यू क्या मैं -2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ? जी हाँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऊपर बन गया 3 प्लस सिग्मा ए बी लिख देता हूँ इसको, -2 टाइम्स सिग्मा ए लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय ये आप लोग का 1 प्लस सिग्मा ए बी लिखा हुआ है माइनस सिग्मा ए लिखा हुआ है, माइनस ए बी सी की वैल्यू अभी अभी हमने देखी -2 प्लस सिग्मा ए। ठीक है, -2 प्लस सिग्मा ए का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, तो -2 प्लस सिग्मा ए हो गया। ठीक है, अभी अभी पूरा तुम्हें 3 में लिख करके पूरा बताया था, है ना। तो अब देखो 3 प्लस सिग्मा ए बी -2 सिग्मा ए, ध्यान से देखो -ए 2 सिग्मा, ये 3, तो आप लोग का अब देखो ध्यान से ये आप लोग का सेम बन गया। तो ये आप लोग को ऐसे यूटिलाइज करना, एलसीएम लेना, ये सब आना चाहिए। अब अगर आप लोग को ये चीज़ देखो यार, ये चीज़ बहुत लंबी है, रोज एंड कॉलम वाला ऑपरेशन अगर आता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आसान बन जाती है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, वो पढ़ाने का मतलब ये है कि एक्चुअली चीज़ें आसान बन जाती है, बट वो टॉपिक है नहीं, तो आजकल मैं देखता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। बट ठीक है, देख लेते हैं यार, आगे चल करके देख लेते हैं कि कुछ हम लोग को कुछ काम का इधर देखना है, तो ठीक है, टाइम है अपने पास। दी प्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये ठीक है यार, ये सारी चीज़ें हैं, ये तो हमारे लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है खास। अच्छा ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है यार देखने में, 10th। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, मेरे हिसाब से हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, और 10th वाला क्वेश्चन एक्चुअली ये वीडियो बीच में कट भी हुई है, तुमने देखा है। 10th वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, बीच में मैंने दूसरा भी एक सॉल्व किया था, जब तुमने देखा होगा एक बीच में वो जो लंबा वाला था n³ वाला जिसके अंदर था समेशन वाला, वो भी मैंने कट किया था, इसलिए क्योंकि मैंने सॉल्व कर दिया और पता चला मेरा आंसर ही गलत आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में ही फॉल्ट थी। सिमिलरली इसमें भी क्वेश्चन में फॉल्ट है यार, ये -1 एक्चुअली में 2 की पावर r-1 है, मतलब पावर में ही है। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसका मतलब बता देता हूँ और फिर तुम लोग ट्राई करना खुद से। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये 2 की पावर r-1 है। ठीक है,
2 इंटू 3 की पावर r माइनस 1 है, 4 इंटू 5 की पावर r माइनस 1 है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, समेशन ऑफ 2 की पावर r माइनस 1 कैसे होता है? वो बेसिकली बेटा ऐसे होता है कि तुम्हें क्या करना है, पहले तो r की वैल्यूज़ 1 से लेकर के n तक जाना है। तो r की वैल्यू 1 पर 2 की पावर 0 आएगा, फिर 2 की पावर 1 आएगा, फिर 2 स्क्वायर आएगा, एंड तुम्हारी nth टर्म 2 की पावर n माइनस 1 आएगी। थोड़ा सा गौर फरमाओ यहाँ पर, तो क्या दिखेगा? ऑब्वियसली एक जीपी दिखेगी विद a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 2। 2 की पावर 0 1 होता है, तो समेशन इन टर्म्स ऑफ जीपी कितना होता है? a टाइम्स r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो यहाँ पर a कितना है तुम्हारा 1, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो एक्चुअली में तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। सिमिलरली इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1, तुम कैलकुलेट करना, इसका आंसर आ जाएगा 5 की पावर n माइनस 1। देखो एक रो और एक रो सेम है, तो एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा विल कम आउट टू बी 0, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो बस बाकी तो ठीक है यार, ये सब तो अब क्वेश्चन है बुक में, बस थोड़ी सी ये सारी दिक्कतें जो होती है ना, वो होता है, प्रॉब्लम होता है। और ऑल राइट, उसके बाद बेटा ये है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ये जो टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, वैसे ही बेटा सेम चीज़ करनी है। देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो, a1 अल्फा 1 प्लस b1। बस दिक्कत क्या है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में जब आप यहाँ पर करते हो ना, ये वाली चीज़ आप लोग क्या करते हो, रो को कॉलम के साथ करते हो, बस इस पर रो का रो के साथ होता है, ध्यान से देखो, ठीक है। a1 अल्फा 1 b1 बीटा 1 c1 गामा 1, फिर उसके बाद आपका a1 अल्फा 2 b1 बीटा 2 और c1 गामा 2, बस ये चीज़ होती है। तो ये कहीं कहीं पर यूज़ होता है, बाकी ज़्यादा इसका कोई इतना टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो बस ये चीज़ है थोड़ी सी दिमाग वाली, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते यार, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, अभी आज की डेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने लगे हैं। और बाकी डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट अगर कोई बोलता है तो तुम्हें सारे एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट कर देना होता है, ठीक। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। जैसे इन्होंने देखो एक एग्जांपल दिया है, अभी हम लोग करते हैं, ये देखो फाइंड डी, ये एग्जांपल है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो आप लोग को क्या करना है, पहले आपने पहली रो को डिफरेंशिएट किया, उसका आंसर लिखा, फिर आपने प्लस कर लगाया, पहली रो को एज इट इज़ लिखा, तीसरी रो को एज इट इज़ लिखा, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन किया, फिर सिमिलरली ये दोनों लिखे, और फिर आपने थर्ड रो का डिफरेंशिएशन किया। तो रो वाइज इसमें आप लोग को डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक। तो ऐसा होता है। और बाकी तो एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है यार, नहीं डिफरेंशिएशन तो नहीं बोलूँगा, ठीक है छोड़ो, ये n टाइम्स का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर यार लेक्चर करते हैं ख़त्म अभी डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। मैं आज आप लोग को एक और वीडियो मिलेगी मैट्राइसिस की, थोड़ी लेट, इस पे कुछ एज सच काम नहीं है। मैट्राइसिस की भी वीडियो मिलेगी, आपने यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा समझी हैं, क्योंकि ये एल्जेब्रिक ज़्यादा है। डिटर्मिनेंट्स में आपको सेंगेज में इतना कुछ खास नहीं मिलेगा, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, लेकिन हम लोग जब PYQ सॉल्व करेंगे तो उसमें वैरायटी मिल जाएगी, हम लोग इसमें वैरायटी पर खेलेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स से ज़्यादा मैट्राइसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में हार्डली कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो हम लोग अब बाद में देखेंगे। मैट्राइसिस की वीडियो के लिए वेट करो, वो अभी आ जाएगी, प्लस आप लोग फिजिक्स देखो उसके बाद, एंड फिर रात को मैट्राइसिस देख लेना, और फिर ये आप लोग ये समझो ना, 1-2 दिन के अंदर हमारी JEE PYQs के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर विल बी प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। सो दिस इज़ इट हमारे लिए यहाँ पर। आई होप आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं यार, थैंक यू।